स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। कैसे हो आप लोग? आपको पता है कि एग्जाम्स आ गए हैं, इसमें नई बात कुछ है नहीं। पेपर आने वाला है, हर साल आता है, इस बार भी आ गया। लेकिन हमें पढ़ना है, कहने का मतलब है पढ़ाई करनी है, पढ़ाई में लग जाना है, इधर उधर नहीं करना, स्टडी की तरफ ध्यान देना है। मैं EMI पढ़ा रहा हूँ, चैप्टर 6 पढ़ा रहा हूँ आपके 12th का। इसमें टॉपिक का डिस्कस करूंगा। उस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले एक छोटा सा सवाल कराऊंगा। जब आप 5th चैप्टर में थे तो आपने पढ़ा था कि मान लो B है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अर्थ। आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ मैग्नेट नहीं बनाता, मैग्नेटिक फील्ड तो अर्थ भी बनाती है ना। तो मान लो B है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, अर्थ की अपनी मैग्नेटिक फील्ड, और वहां पे अर्थ के मैग्नेटिज्म में एक एंगल ऑफ डीप होता है। ये मैंने पढ़ाया था चैप्टर नंबर 5 में। अर्थ की ये मैग्नेटिक फील्ड है मान लो इस डायरेक्शन में, तो हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल। तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाता है उसे कहते हैं एंगल ऑफ डीप। तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट होते हैं फिजिक्स में हमें, एक होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक होता है वर्टिकल कंपोनेंट। जब हम एक्सटर्नल फील्ड अर्थ की लेते हैं तो नॉर्मल फील्ड, अगर जैसे इंडक्शन हो रहा है नॉर्मल एक्सटर्नल फील्ड में, तो वहां तो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं, वहां पे कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट का चक्कर नहीं है। लेकिन अगर मान लो जो इंडक्शन वगैरह हो रहा है, जो EMI हो रहा है, ये सब इंडक्शन जो हो रहा है, अगर वो एक्सटर्नल फील्ड में जो हो रहा है वो अर्थ की एक्सटर्नल फील्ड, वो अर्थ की, तो अर्थ की फील्ड के दो कंपोनेंट होते हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में अगर देखोगे तो बन जाएगा B cos डेल्टा, और वर्टिकल कंपोनेंट में देखोगे बेटा तो बन जाएगा B sin डेल्टा। ये अर्थ की दोनों फील्ड के कंपोनेंट्स हो गए, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। क्यों बताया जरा सुनो, आखिर ये सब मैंने बताया क्यों। क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक रॉड है, इसकी लेंथ L है, और वो V वेलोसिटी से वर्टिकली गिर रहा है, वर्टिकली यूं वर्टिकली गिर रहा है। तो कहां गिर रहा है? अर्थ के एक्सटर्नल फील्ड में, अर्थ के फील्ड में। तो बताओ इंड्यूस EMF दोनों इनके बीच कितना डेवलप होगा? तो मैंने पढ़ाया था ना, कोई भी कॉइल मूव करे, आए जाए, या उसका एक साइड आए और जाए, तो उस केस में इंड्यूस EMF का फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था ना, BVL। अब यहां पे कंफ्यूजन ये हुआ कि सर इंड्यूस EMF में अब हम, ये तो मैग्नेटिक फील्ड कौन किसकी? अर्थ की है। तो अर्थ की कौन सा, अर्थ की फील्ड के दो कंपोनेंट होते हैं, तो यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट लें? तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि अगर वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड लेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। मान लो इस क्वेश्चन में दे दिया है कि वहां पे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड 10⁻³ टेस्ला है और एंगल ऑफ डिप 60 डिग्री है। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा? अर्थ की फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना पड़ेगा, B cos 60। cos 60 यानी इतना 1/2, यानी कि कितना? 10⁻³ वो रखना पड़ेगा। और वेलोसिटी दे देगा कि देखो मान लो 18 किलोमीटर पर आवर से वो गिर रहा है, 18 किलोमीटर पर आवर से, तो उसको मीटर पर सेकंड में बदल दोगे तो 5 मीटर पर सेकंड, जानते हो ना, 5/10 से मल्टीप्लाई करके। मान लो इसकी लेंथ दे दिया 2 मीटर की लंबाई है, आ जाएगा इंड्यूस। तो अगर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में इंडक्शन हो रहा है तो ये ध्यान रखना है कि अर्थ की फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे। अगर वो मान लो एंगल ऑफ डिप भी दे रखा है सवाल में, अर्थ की टोटल मैग्नेटिक फील्ड भी दे रखा है, तो इंड्यूस EMF में हम कौन सा कंपोनेंट लेंगे? क्योंकि फॉर्मूला आप जानते हो, कोई भी रॉड मूव करता है या कॉइल का एक साइड मूव करता है या कॉइल आता जाता है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मोशन होना चाहिए बस। कि रोटेशन में तो एंगल बदलता है और मोशन में आपको बताया मैं एरिया बदलता है, जो भी मैंने पढ़ाया था। तो आप बोलोगे सर यहां हम कौन सी फील्ड लें? अर्थ में कंफ्यूजन हो जाता है। तो अगर वेलोसिटी वर्टिकल है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लें। और मान लो बोलता नहीं, ये ना जैसे एरोप्लेन है, एरोप्लेन के विंग्स होते हैं, उसकी लेंथ दे देगा सेम, और बोलेगा एरोप्लेन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तब बताओ दोनों एंड के बीच इंड्यूस EMF क्या डेवलप होगा? क्योंकि यहाँ पर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में ये मूव कर रहा है। तो यहाँ पर भी देखोगे फिर लेंगे वही फॉर्मूला जो हमने पढ़ाया, BVL। और यहाँ पे क्या है? वेलोसिटी किस डायरेक्शन में? हॉरिजॉन्टल। तो कौन सा कंपोनेंट लेंगे? वर्टिकल। हमेशा अर्थ की फील्ड में अगर इंडक्शन होगा, ऐसे छोटे छोटे सवाल आएंगे पेपर में, तो आपको हमेशा वो कंपोनेंट लेना है जो मैग्नेटिक, जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है आप जानते हो? B sin डेल्टा। यहाँ पे क्या ले लोगे? वर्टिकल कंपोनेंट निकालना पड़ेगा, है ना, B sin डेल्टा। B की वैल्यू बता ही चुका हूं मैं, कितना? 10⁻³ sin 60 डिग्री निकाल कर रख।
60√3/2 बस वही। तो इस क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट था कि अगर इंडक्शन अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में हो रहा है, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में हो रहा है, तो इसमें यह ध्यान रखना है बेटा, अच्छे से ध्यान रखना है कि वहां पे हम मैग्नेटिक फील्ड का वो कंपोनेंट लेंगे जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। अगर वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे, अगर वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है तो वर्टिकल कंपोनेंट। ये क्वेश्चन पेपर में जो मैंने अभी डिस्कस किया। अब यहां पर जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं वो है इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन एंड्स ऑफ रोटेटिंग रॉड। मतलब अगर एक रॉड है, जैसे आपको पढ़ा ना आपने, एक रॉड है वो रोटेट कर रहा है ओमेगा वेलोसिटी से, रॉड की लेंथ मान लो L है, तो यहां पर भी वहां पर भी इंडक्शन होता है, यहां पर भी रॉड के दोनों एंड के बीच इंड्यूस ईएमएफ आता है। बोलोगे सर कॉइल जब रोटेट करता था तो हमें समझ में आता था कि अगर कॉइल घूम रहा है तो एंगल बदलता था, याद है? 2-3 वीडियो पीछे जाओ, कॉइल उसका नॉर्मल, जब कॉइल रोटेट करेगा तो नॉर्मल भी रोटेट करेगा और एंगल नॉर्मल के ही साथ लेते हैं बेटा, तो नॉर्मल जब घूमेगा तो फील्ड के साथ एंगल भी चेंज होगा, एंगल चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, तब इंडक्शन होगा। तो जब कॉइल रोटेट करता था तो एंगल चेंज होता था, लेकिन जब रॉड रोटेट करेगा तो एंगल तो चेंज नहीं होगा, रॉड में तो कोई एंगल का मतलब होता ही नहीं है, रॉड पतली है उसमें नॉर्मल जाएगा नहीं, तो एंगल कहां से आ गया? तो आखिर रॉड रोटेट करने से इंडक्शन कैसे हो रहा है, कौन सा फैक्टर चेंज हो रहा है यहां? तो यहां पर भी याद रखना एरिया ही चेंज हो रहा है। तो बोलोगे सर एरिया कैसे चेंज हो रहा है? सर एरिया कैसे चेंज हो रहा है? एरिया तो तब चेंज होता था जब कोई कॉइल हो और मैग्नेटिक फील्ड में वो आए और जाए, तब तो एरिया चेंज होता था। फील्ड से बाहर तो कॉइल का एरिया बढ़ रहा है, फील्ड से अंदर जा रहा है, फील्ड से बाहर निकल रहा है तो कॉइल का एरिया कम होते जा रहा है, फील्ड के अंदर जा रहा है तो कॉइल का एरिया बढ़ते जा रहा है। लेकिन सर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिर एक बात बताओ, जब ये रॉड रोटेट कर रहा है तो वहां एरिया कैसे चेंज हो रहा है? रॉड के रोटेट होने से एरिया का क्या मतलब? रॉड कॉइल थोड़ी जो इसका अपना एरिया है, एरिया तो तब बदलता है ना सर, पिछले वीडियो में जब कॉइल रोटेट करता है तो एंगल बदलता है और कॉइल आता और जाता है तो एरिया बदलता है। लेकिन सर यहां कैसे एरिया चेंज होगा रोटेशन से? तो यहां देखो कौन सा एरिया, यहां बॉडी का एरिया नहीं, यहां स्वेप्ट एरिया, यहां लेते हैं स्वेप्ट एरिया, रेज्ड एरिया पर रिवोल्यूशन। आप समझो फर्क है, यहां उस एरिया को लेते हैं जब वो एक चक्कर काटेगा ना, यूं एक चक्कर काट लेगा, तो उस केस में जो एक चक्कर काटने पे एक पूरा चक्कर काट लिया, तो जो एरिया उसने स्वेप्ट किया, स्वेप्ट बॉडी का एरिया नहीं होता, स्वेप्ट वो एरिया होता है जो हम घूमते हैं। तो ये ऑब्जर्व किया गया कि जब ये रॉड एक चक्कर काटता था तब इंडक्शन होता था, आधे चक्कर में नहीं होता था। जब वो एक चक्कर काट लेता था वोल्टेज आ जाता था, एक चक्कर काट लेता था वोल्टेज आ जाता था। तो लोगों ने समझा कि आखिर कौन सा फैक्टर है जिससे इंडक्शन हो रहा है? फील्ड वही है, फील्ड में कोई बदलाव नहीं है, एंगल हो ही नहीं कॉन्सेप्ट, एंगल के लिए नॉर्मल डालना पड़ता है बॉडी के ऊपर, फिर एंगल तो नॉर्मल डालेगा नहीं, वायर थिन है, कोई सरफेस थोड़ी है जो नॉर्मल डाल के देखेंगे, नॉर्मल तो आएगा नहीं, यहाँ तो एंगल देखेंगे नॉर्मल और फील्ड के साथ। यहां पे एरिया, बोलोगे सर एरिया तो बदलता है तब जब कॉइल कोई आए और जाए, नहीं, बॉडी का एरिया नहीं, स्वेप्ट एरिया। जब ये चक्कर काटेगा तो जब एक पूरा एरिया ट्रेस करता था ना तभी इंडक्शन होता था। अच्छा, अब समझ में आ गया कि सर यहाँ पे जो आप एरिया की बात कर रहे हो एक चक्कर में, वो बॉडी का नहीं है, वो स्वेप्ट एरिया है। तो उस एरिया को हम डीए कहेंगे। ये डीए कौन सा एरिया है? बॉडी का एरिया नहीं है, ये स्वेप्ट एरिया है, स्वेपिंग की। तो एक चक्कर में वो कितना करेगा? सर्कल बनाएगा तो पाई आर स्क्वायर यानी पाई एल स्क्वायर। फील्ड तो परपेंडिकुलर होती है, आपको पता ही है, तो फ्लक्स का फॉर्मूला ले लेते हैं बी ए कॉस थीटा। फील्ड तो आपको पता ही है, परपेंडिकुलर ही लेते हैं, या इनवर्ड या आउटवर्ड परपेंडिकुलर ही होगा। तो फ्लक्स में एंगल उल्टा लेते हैं, फील्ड 90 डिग्री बना रहा है प्लेन के साथ, तो हम तो 0 लेते हैं ना, क्योंकि एंगल प्लेन के साथ तो लेते नहीं है, जो भी, अब कौन सा प्लेन, बॉडी का तो प्लेन है नहीं, यहाँ पे लेते हैं उस पूरे जो बनाना सर्कुलर एरिया स्वेप्ट एरिया उसका प्लेन। तो कितना आ गया? 5 कितना आ गया बेटा? बी इंटू ए आ गया। इंड्यूस्ड ईएमएफ ले लो माइनस d∅dt। यहां पे क्या कांस्टेंट है और क्या वेरिएबल है? यहां फील्ड फिक्स है,
ये एरिया बदल रहा है, ये एरिया बॉडी का नहीं है, ये बॉडी स्वेप्ट एरिया है, तो क्या हो जाएगा माइनस बी चेंज ऑफ एरिया। बॉडी का एरिया यहाँ नहीं लेते हैं, यहाँ हम जो प्लेन किसका देखते हैं, जो उसने ट्रेस किया वो प्लेन मानते हैं, बॉडी का तो प्लेन है ही नहीं। तो ई बराबर कितना हो गया माइनस बी, और उसने कितना एरिया स्वेप्ट किया। उसके पहले एक बार बताओ, इंडक्शन तब तक नहीं होता जब तक वो एक चक्कर ना काट ले। तो एक चक्कर का टाइम भी आप पहले डिसाइड कर लो। एक चक्कर में कोई चीज घूमती है तो फिजिक्स में टाइम होता है, ओमेगा के टाइम में ओमेगा होता है, ओमेगा के फॉर्म में लोगे तो 2 पाई बाई ओमेगा एक चक्कर का टाइम, अगर ओमेगा में लोगे तो। और अगर वी के फॉर्म में लेना चाहते हो तो याद करो 2 पाई आर बाई वी, सब पढ़ना था 11th क्लास में। कोई भी चीज जब एक चक्कर काटती है बेटा तो टाइम पीरियड क्या होता है ओमेगा। अगर एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में दिखाना चाहते हो तो 2 पाई बाई ओमेगा, और लीनियर वेलोसिटी के टर्म में लिखना चाहते हो तो 2 पाई की जगह पे 2 पाई आर होगा, डिस्टेंस लेना पड़ेगा पूरा, और ओमेगा के टर्म में एंगल लेना पड़ता है, टाइम भी पता है। अब क्या करें, माइनस बी डी ए, डी ए क्या है, जो एरिया उसने स्वेप्ट किया, कितना स्वेप्ट किया पाई एल स्क्वायर अपॉन डी टी, डी टी टाइम एक चक्कर में क्या लगा, ओमेगा के फॉर्म में ले रहा हूं 2 पाई बाई ओमेगा, पाई पाई कट गया बेटा, क्या आंसर आ गया माइनस बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई। अगर मैग्नीट्यूड में लेना चाहते हो माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैग्नीट्यूड में लिखना चाहते हो तो लिख दो बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। This is the formula of induced EMF between the ends of a rotating rod। तो हर का अपना अपना फॉर्मूला है, हर का। चल रहा हो रॉड तो BVL, कॉइल चल रहा हो BVL, घूमने लगे बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2, वही रॉड घूमने लगे तो। ये वाला फॉर्मूला कब यूज करेंगे, जब इंड्यूस EMF पूछेगा बिटवीन द एंड्स ऑफ अ रोटेटिंग रॉड। फैक्टर एरिया है बट बॉडी का नहीं, स्वेप्ट एरिया, ट्रेस्ड एरिया, जो एक चक्कर में काटता है, याद रखना। फिर वही बात, कभी कभी फ्रीक्वेंसी दे देता है, ओमेगा ना देकर तो ओमेगा को कैसे लिखेंगे 2 पाई इंटू एफ, एफ क्या है फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी दे दिया तो ओमेगा निकाल के रखना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला हम किस न्यूमेरिकल में यूज करेंगे, जब पूछेगा इंड्यूस ईएमएफ बिटवीन द एंड्स ऑफ अ रोटेटिंग रॉड, तब यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं यूज करेंगे। फैक्टर वो एरिया ही है, लेकिन बॉडी का एरिया थोड़ी है, यहाँ पे स्वेप्ट एरिया, ट्रेस्ड एरिया। जब वो एक चक्कर का एरिया कंप्लीट करेगा तभी इंडक्शन। अब यहां पर जैसे इस क्वेश्चन पे अब एक एग्जांपल करा देते हैं। मान लो एक एग्जांपल है, एक एग्जांपल कर लो अच्छे से। किसी ने कहा कि एक रॉड है, उसकी लंबाई 2 मीटर है, वो 120 आरपीएम से, 120 आरपीएम, आरपीएम का मतलब होता है बेटा फ्रीक्वेंसी, आरपीएम का मतलब क्या हो गया फ्रीक्वेंसी, 120 रिवोल्यूशन पर मिनट से वो चक्कर काट रहा है, 120 आर, तो कितना हो गया 120 बाई कितना 60 आरपीएस, कितना हो गया 2 रिवोल्यूशन पर सेकंड। यहां से ओमेगा क्या निकल गया बेटा 2 पाई इंटू एफ, यानी कितना हो गया 4 पाई रेडियन पर सेकंड। और उसने कहा जिस वो मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ दे देगा 10⁻⁻² टेस्ला। तो पूछा है बताओ, अब कभी कभी ऐसा देता है रॉड घूम रहा है ना, रॉड के 2 एंड पे नाम रख देगा ए और बी, बोलेगा रिंग और डिस्क, 2 रखे हुए हैं रिंग और डिस्क, तो रिंग और डिस्क के बीच बताओ इंड्यूस ईएमएफ, ए और बी के बीच बताओ। तो किसी भी 2 रॉड के 2 एंड के बीच पूछ देगा, उसके यहाँ पे मैंगो बिठा देगा, यहाँ पे एप्पल बिठा देगा, बोलेगा मैंगो और एप्पल के बीच बताओ। अरे भैया बात तो वही है, रॉड के 2 एंड के बीच। तो फॉर्मूला आपके पास है, सब कुछ तो पता ही है, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2, बस वैल्यू रखनी है, बी की वैल्यू रख दो, ओमेगा की वैल्यू रख दो, जहां पाई है या तो पाई में छोड़ दो, नहीं तो पाई को खोलना चाहते हो तो 3.14 कर दो, योर चॉइस, जैसे मर्जी कर लो। आगे आइए, तो इस तरह हम इंड्यूस ईएमएफ निकाल, इसके बीच बिटवीन द एंड्स ऑफ अ रोटेटिंग रॉड, एक रोटेटिंग रॉड के एंड्स के बीच आराम से निकाल इंड्यूस ईएमएफ। अब इसमें एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ऐसे क्वेश्चन है बहुत काफी अच्छा सवाल है, क्या है जरा ध्यान से देखो। अब यहां पे जो क्वेश्चन है बेटा आराम से सुनना, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन क्या है सुनो। क्वेश्चन ये है कि
साइकिल के, आपको पता है साइकिल के पहिए होते हैं, साइकिल के पहिए में क्या है, स्पोक्स लगे, तो पता है तिलियां होती हैं, स्पोक्स होते हैं साइकिल के, बहुत सारे स्पोक्स होते हैं, बनाते रहो बहुत टाइम बीत जाएगा। और उसने कहा है कि साइकिल का पहिया रोटेट कर रहा है, इट इज रोटेटिंग, रोटेट कर रहा है। और जो रोटेट कर रहा है बेटा, उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है कि किस फ्रीक्वेंसी से रोटेट कर रहा है, 120 आरपीएम, यानी कि डिवाइड कर देंगे 120 बाई 60 आरपीएस, कितना आ गया बेटा, 2 रिवोल्यूशन पर सेकंड। फिर यहां से ओमेगा निकाल देंगे तुरंत, 2 पाई इंटू एफ, ये हो गया 4 पाई रेडियन पर सेकेंड, आ गया ओमेगा। ठीक है, अब उसने क्या बोला कि मान लो जो तिलियां हैं, स्पोक्स हैं, वो टोटल 50 स्पोक्स, 50, और हर एक स्पोक का लेंथ 5 सेंटीमीटर है, तो मीटर में हो जाएगा 0.05 मीटर। बोलना क्या चाह रहा है, बोलना यह चाह रहा है, सुनो ध्यान से, आपको अच्छे से पता है कि स्पोक का एक एंड कहां पर होता है, सेंटर, और दूसरा एंड कहां पर होता है किसी भी स्पोक का बेटा, रिम पे। जो स्पोक का दूसरा एंड होता है वो कहां पर होता है, बोलो, रिम पे होता है। उसने बोला है, जरा सुनो, एक तो सेंटर हो गया और एक रिम हो गया। उसने बोला क्या है, बोला ये है फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन सेंटर एंड रिम ऑफ व्हील। रिम के सेंटर, सॉरी, व्हील का सेंटर और रिम, सेंटर और रिम, सेंटर और रिम, सेंटर और रिम के बीच इंड्यूस ईएमएफ बताओ, सेंटर और रिम। तो बोलो सर घुमा फिरा के क्यों पूछ रहे हो सर, सेंटर और रिम का मतलब यही हुआ ना सर, स्पोक के दोनों एंड के बीच, ऐसे पूछो ना सर। स्पोक की लेंथ पता है, यानी स्पोक अपने आप पे रोटेटिंग रॉड है, रोटेटिंग रॉड है, तो आप घुमा फिरा के क्यों पूछ रहे हो, सेंटर और रिम के बीच बताओ। अरे सर ऐसे बोलो ना, स्पोक के दो एंड के बीच, यानी रोटेटिंग स्पोक के दो एंड के बीच, सीधे पूछते क्यों नहीं, आप टाइम बर्बाद क्यों करते हो। बी ओमेगा एल स्क्वायर, वहां पे फील्ड भी दे देगा भैया, कुछ ना कुछ तो वैल्यू देगा, पावर -3 टेस्ला, ओमेगा निकाल चुके हो, एल स्क्वायर बाई, हर स्पोक की लेंथ पता है। लेकिन बोलोगे सर ऐसे ऐसे तो 50 स्पोक हैं, ये तो एक स्पोक के दो एंड के बीच हुआ, अच्छा तो 50 तो इंटू 50 करोगे सर, नहीं करेंगे सर, नहीं करेंगे, बताता हूं क्यों नहीं करेंगे। 50-50 से मल्टीप्लाई, आपको पता है ये बात कि जितने स्पोक्स होते हैं पहिए में लगे हुए वो सब पैरेलल में होते हैं, जितने भी स्पोक्स होते हैं वो एक के ऊपर एक होते हैं, वन ओवर अनदर, सारे किस में होते हैं, पैरेलल में होते हैं। और पैरेलल में पता है ना आपको, सीरीज में थोड़ी होते हैं, सीरीज में तो पहिया बहुत बड़ा हो जाता, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर। और पैरेलल में क्या जानते हो, जो एक स्पोक के दो एंड के बीच में होगा वही पूरे सिस्टम के होगा। पैरेलल में वोल्टेज थोड़ी बदलता है, जो एक वायर का, एक वायर, ऊपर वायर, चौथी वायर, पांचवी वायर, छठी वायर, सातवीं वायर, वोल्टेज तो जो एक वायर के दो एंड के बीच का होता है वही पूरे सिस्टम का होता है। इसलिए यहां 50 हो चाहे 100 हो, जो एक स्पोक के दो एंड के बीच इंड्यूस ईएमएफ होगा वही पूरे पूरे पहिए के सेंटर और रिम के बीच होगा, कहीं पर कोई वहां पे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारे स्पोक्स पैरेलल में हैं। और फिजिक्स में पैरेलल में कभी भी वोल्टेज अलग नहीं होता। जो एक पैरेलल में आपने पढ़ा था, जैसे एक वायर, दो वायर, तीन वायर, जो एक वायर के दो एंड के बीच होगा वही पूरे सिस्टम का होगा। ये नंबर ऑफ स्पोक को मल्टीप्लाई करने की जरूरत, सब चीज याद रखना। तो इस तरह मैंने आज एक टॉपिक फिनिश किया, बहुत अच्छा टॉपिक फिनिश किया, रोटेटिंग रॉड के दो एंड के बीच इंड्यूस। हम बेटा नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक खूब पढ़ाई करो, खूब एंजॉय करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, और वीडियो आगे शेयर कर लो, सभी को फायदा हो जाएगा। ओके, टेक केयर।